मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपसे माई स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने माई स्टडी कैम्प के इंग्लिश के पोर्शन को स्टार्ट किया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरे लेक्चर में बात करेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्वांटिफायर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि क्वांटिफायर्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन बताई थी और उनके टाइप्स के बारे में बताया था। और उसमें मैंने एक टेस्ट अनाउंस किया था जो फिर मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी किया और बच्चों ने अटैम्प्ट भी किया और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे। लेकिन उस टेस्ट में बच्चे जहाँ पे गलती कर रहे थे कि क्वांटिफायर्स यूज़ करते वक्त उन्हें वर्ड का प्रॉपर यूज़ और मतलब नहीं पता था कि इस सेंटेंस या जो कंडीशन के अंदर वर्ड यूज़ करना है, आया कि इस कंडीशन को सबसे अच्छा फुलफिल कौन सा वर्ड करेगा, तो वो चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं थी। तो उसी मसले के पेश नज़र मैंने आज का लेक्चर डिज़ाइन किया जिसके अंदर मैं कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले क्वांटिफायर्स को शॉर्टलिस्ट किया है और उनके बेसिक यूज़ और एक तो एग्जांपल्स के साथ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से पोर्शन स्टार्ट किया है कि क्वांटिफायर्स की कंप्लीट डिटेल के बारे में। इसके अंदर मैंने कुछ क्वांटिफायर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम सभी के बारे में बात करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वांटिफायर जो मैंने यूज़ किया है वो है सम। अब सम एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला क्वांटिफायर है। हम बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर इसे जनरली यूज़ करते हैं। अब इसके अगर मैं यहाँ पे यूज़ की बात करूँ तो मैंने उसके नीचे मेंशन किया है कि सम रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड और इनडेफिनेट क्वांटिटी। हम सब तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऐसी क्वांटिटी के बारे में बताना हो जो अनस्पेसिफाइड हो, यानी कि कॉमन हो, जनरल क्वांटिटी हो, और इनडेफिनेट क्वांटिटी उस टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर हमें उनकी प्रॉपर अमाउंट के बारे में नहीं पता होता, यानी कि हमारी प्रिसीजन कम से कम होती है, उसमें प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो इतने थे, तो मैं उनके बारे में जनरल ओवरव्यू दूंगा इस क्वांटिफायर को यूज़ करते। मैं कोई प्रिसाइज नंबर सजेस्ट नहीं कर सकता। तो इट सजेस्ट दैट देयर इज़ एटलीस्ट वन और मोर ऑफ समथिंग। वही बात जो मैंने बताई कि किसी चीज़ की एक या उससे ज़्यादा हो सकती हैं, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी या वैल्यू मैं इससे गैस नहीं कर सकता। जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल में भी यूज़ किया है, यहाँ पर आप देखें, सॉरी, सम पीपल लाइक चॉकलेट्स। ये जो मैंने नीचे एग्जाम्पल यूज़ किया है इसके अंदर मैं मेंशन कर चुका हूँ कि बहुत सारे लोग चॉकलेट्स को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे पीपल के बारे में मैंने ये नहीं बताया कि 1 2 3 4, मैंने कोई एग्जैक्ट वैल्यू या कोई प्रिसाइज नंबर असाइन नहीं किया। मैंने यहाँ पे सम यूज़ किया जो कि मुझे बता रहा है कि एक जनरल, मैं बस एक जनरल लोगों के बारे में बात करूँ, इसलिए मैंने सम यूज़ कर दिया। इसी तरह शी बॉट सम बुक्स एट द बुक स्टोर, ठीक है। तो इसी तरह ही अब मैंने यहाँ पे बुक्स के साथ सम यूज़ किया, यानी कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उसने 1 बुक खरीदी, 2 बुक खरीदी या 3 बुक खरीदी। मैं कोई प्रिसाइज नंबर नहीं असाइन कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पर सम यूज़ करेंगे। तो होप सम का आपको यूज़ क्लियर हो गया होगा। तो हम अपने अगले क्वांटिफायर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वांटिफायर है ऑल। अब ऑल का जैसे मतलब ही आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा होगा कि सब कुछ। अब ऑल एक ऐसा क्वांटिफायर है कि जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि जिस क्वांटिटी के साथ हम इसे यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ के साथ हम इसे यूज़ कर रहे हैं, उसकी तमाम सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होंगी। अब इसके यहाँ पर इंट्रोडक्शन की जो लाइन है अगर उसको देखा जाए तो ऑल रेफर्स टू एंटायर और कंप्लीट क्वांटिटी और ग्रुप। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट that every item or person in a group is included। कि अगर मैं किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो वो सारे का सारा ग्रुप ही इसके अंदर मेंशन होगा। उस ग्रुप के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, कोई पर्सन होगा, कोई आइटम्स होंगी, वो जितनी भी होंगी सब के सब इसके अंदर मेंशन होंगी, इसके अंदर काउंट होंगी। जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है स्टूडेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, तो अब उसके साथ मैंने मेंशन किया है यहाँ पे ऑल को, ठीक है। अब इसका मतलब इस स्टूडेंट ग्रुप्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे, वो 100 हो, 200 हो, 300 हो, ऑल लग गया तो भाई सब के सब स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द असेंबली, यानी कि असेंबली अटेंड करना सब के सब स्टूडेंट्स पर मस्ट है। इसी तरह यहाँ पर कुकीज़ की बात की जाए तो
कुकीज़ अगर ग्रुप है तो ऑल कुकीज़ का मतलब कि जितनी भी कुकीज़ होंगी शेयर्ड वो सारी की सारी खा चुकी है। तो यहाँ पर हमें एक प्रिसाइज नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि जब हम सबकी बात कर रहे हैं तो इसमें कोई शक रह नहीं जाता कि कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है। तो ये हमारे पास ऑल का यूज़ हो गया। अब इसके साथ आगे देखते हैं मैनी। अब तीसरे नंबर पे जो क्वांटिफायर हमारे पास आता है वो है मैनी। ठीक है, अब मैनी पिछलों से कैसे मुख्तलिफ है, अगर इसकी इंट्रोडक्शन में मैं देखूँ तो मैनी इंडिकेट्स a large or significant number or quantity. It's just a considerable amount. यानी कि अगर मैंने किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग या कोई भी आइटम वगैरह है उसकी क्वांटिटी के बारे में एक अब बड़े नंबर के अंदर बताना है, यानी कि मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी थी, लेकिन हाँ मुझे इतना आइडिया है कि वो क्वांटिटी ज़्यादा थी। मैं उस क्वांटिटी के बारे में एक चीज़ जानता कि क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्वांटिटी एग्जैक्ट कितनी थी। तो मैंने वहाँ पर मैनी यूज़ करना है जो हमें ये मीनिंग भी दे देगा कि क्वांटिटी या पर्सन ज़्यादा थे और हमें उसकी एग्जैक्ट प्रिसाइजनेस का भी नहीं पता होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हमने किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा शो करनी हो तो हम मैनी यूज़ करते हैं। जैसे कि नीचे वाले एग्जांपल के अंदर मैंने मेंशन भी किया है, ये देखें, मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अब मैनी से इतना साबित हो चुका है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने वाले लोग ज़्यादा थे, ये नहीं पता ज़्यादा थे तो आखिर कितने थे। ठीक है, तो जब हमने सिर्फ इतना मीनिंग देना हो कि चीज़ को ज़्यादा दिखाना है पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो मैनी यूज़ करेंगे। इसी तरह जो नीचे वाली एग्जांपल है, शी हैज़ विजिटेड मैनी कंट्रीज। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ क्लियर होगी कि उसने बहुत सारे मुल्कों की सैर किया या बहुत सारे मुल्क वो विजिट कर चुके हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि वो 20 मुल्कों में गई है, 50 मुल्कों में गई है, ऐसा है कि 100 मुल्क विजिट कर चुकी है। तो इसी तरह की कंडीशन के अंदर हम मैनी को स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वांटिफायर आ जाता है एवरी। अब एवरी भी अपने मीनिंग के साथ अपना यूज़ ऑटोमेटिक क्लियर कर जाता है। एवरी का मतलब क्या है, सब। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन में एक दफ़ा नज़र लगा लें तो एवरी रेफर्स टू ईच इंडिविजुअल आइटम और पर्सन इन अ ग्रुप। अब पीछे जो हमने क्वांटिफायर यूज़ किया था उसके अंदर हम जैसे ऑल के अंदर हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल और एवरी में डिफरेंस ये है कि एवरी के अंदर बात तो सभी की होती है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर जो एक चीज़ होगी हम एवरी का रेफरेंस उसकी तरफ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने पर्सन की बात की। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ग्रुप बनाता हूँ 100 लोगों का, जब मैं एवरी यूज़ करूँगा तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि उस 100 लोगों के ग्रुप में जो एक बंदा है, जो जब मैं एक चीज़ की तरफ इशारा करूँगा तब मैं एवरी यूज़ करूँगा। लेकिन जब मैंने एक चीज़ की तरफ इशारा नहीं करना, सिर्फ एक पूरे ग्रुप की तरफ इशारा करना है, उस टाइम में मैं ऑल यूज़ करूँगा। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल आइटम और इंडिविजुअल पर्सन की तरफ इशारा करूँगा तब मैं एवरी यूज़ करूँगा। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम एम्फसाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और इंक्लूजन ऑफ ईच एलिमेंट। मैं ईच एलिमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को एम्फसाइज करने के लिए एवरी यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेन मकसद होगा एवरी यूज़ करने का, या मैं जो पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ एवरी यूज़ करने का, वो यही है कि मैं उस ग्रुप के ईच इंडिविजुअल या ईच पर्सन की तरफ इशारा करूँ, तो मैं एवरी ही यूज़ कर सकता हूँ इस काम को अंजाम देने के लिए। अब जैसे कि ये देखें, एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। अब अगर ये किसी क्लास के स्टूडेंट्स को मिला, फॉर जस्ट इन केस अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स को मिला, 30 स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स थे, उन्हें सर्टिफिकेट मिला है, मैं ये भी तो कह सकता था कि क्लास 9 स्टूडेंट्स रिसीव सर्टिफिकेट्स, लेकिन मैंने एवरी स्टूडेंट की बात की। यानी कि अब वहाँ पर मैं क्या था कि जनरल ओवरव्यू दे रहा था कि उस क्लास के बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि कितने बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है, ज़्यादा को मिला है, थोड़े को मिला है। लेकिन जब मैं एवरी स्टूडेंट की बात करूँगा तो इससे मुराद वैसे पूरा स्कूल हो या पूरी क्लास हो, उसमें मौजूद एक स्टूडेंट को ही सर्टिफिकेट मिला है।
अब इसी के साथ जब मैं नीचे वाले एग्जांपल में बात करता हूँ कि ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, ठीक है। अब उसकी लाइफ में कितने सारे समर आए होंगे, हर साल उसकी लाइफ में समर आता है, तो एवरी जब हमने मेंशन कर दिया तो इससे ये चीज़ साबित हो गई कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हर समर पे ही विजिट करता है, यानी कि उसने कोई समर आज तक छोड़ा नहीं जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने ना गया हो। तो ये बहुत अच्छी आदत भी है, और इसी के साथ हमें एवरी का अच्छा मतलब भी समझ आता है, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वांटिफायर की तरफ बढ़ते हैं, एनी, ठीक है। अब एनी भी एवरी की तरह ही अपना मतलब खुद ही जाहिर कर देता है। इस वर्ड को पढ़ने के बाद ही हमें समझ आ जाएगा कि इसका मेन मकसद क्या होगा। तो इसकी एक दफ़ा इंट्रोडक्शन की तरफ देख लेते हैं। एनी रेफर्स टू वन और मोर आइटम और पीपल विदाउट स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है कि जब हम एनी की बात करते हैं तो हम एक या एक से ज़्यादा आइटम्स या पीपल्स की तरफ इशारा करते हैं किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को स्पेसिफाई किए बगैर। यानी इसका मतलब कि जब मैं एनी यूज़ करूँगा तो मेरा उससे मुराद कोई भी चीज़ होगी, वो एक हो, वो दो हो या तीन हो, मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि वो यही वाली चीज़ हो, ठीक है। सिंपल, जैसे कि आमतौर पे हम कोई भी एनी के जैसे मतलब भी कोई भी हो सकता है। तो कोई भी अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि नीचे वाले एग्जांपल के अंदर मैंने इसका यूज़ भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस, नेगेटिव सेंटेंसेस और टू इंडिकेट अ चॉइस। अब नीचे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या तुम्हारा कोई सवाल है। अब यहाँ पर सवाल एक भी उसने ये नहीं पूछा कि डू यू हैव वन क्वेश्चन, डू यू हैव टू क्वेश्चन, डू यू हैव थ्री क्वेश्चन। भाई डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या तुम्हारा कोई सवाल है। सिंपल एनी से हमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि वो कोई सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, 2024 चल रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पास 100 रुपये नहीं, मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, मेरे पास लाखों रुपये नहीं। भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने किसी स्पेसिफिक नोट, किसी स्पेसिफिक करेंसी या किसी स्पेसिफिक वैल्यू की बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक रैंडम जनरल नंबर दे दिया जिससे उस आइटम को मैंने इंडिकेट तो कर दिया। मैंने मनी की बात कर तो दी, लेकिन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने मनी की बात मैंने की। यही एनी की खूबसूरती होती है इसके यूज़ की। यू कैन चूज़ एनी कलर यू लाइक। अब मैंने ऊपर तीन चीज़ों की बात की थी कि क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन की बात की तो फिर मैंने यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की बात की थी तो फिर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था कि क्वेश्चन ये लिखा है। फिर मैंने बात की नेगेटिव की, तो मैंने दूसरी एग्जांपल में नेगेटिव का एग्जांपल भी आपको दे दिया। फिर चॉइस, तीसरे वाले एग्जांपल के अंदर मैंने आपको चॉइस का रेफरेंस भी दे दिया कि यू कैन चूज़ एनी कलर यू लाइक। तो इससे हमें अच्छे तरीके से एनी का मतलब और यूज़ जो है वो समझ आ जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि एनी का क्या यूज़ होता है। अब हम अपने अगले क्वांटिफायर पे आ चुके हैं, फ्यू। फ्यू की तरफ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ मेंशन की है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि फ्यू इंडिकेट्स ए स्मॉल नंबर और ए स्मॉल अमाउंट, इट सजेस्ट a scarcity or a limited quantity। अब फ्यू हमेशा हम किसी चीज़ की कम क्वांटिटी या किसी चीज़ के छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मैं किसी चीज़ या किसी पर्सन ही किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम से कम दिखाना चाहूँगा तो मैं फ्यू का इस्तेमाल करूँगा। असल में फ्यू के अंदर भी एक जनरल किस्म का पहलू होता है कि इसके अंदर भी हम उस क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं करते कि अगर वो कम है तो कितनी कम है, मैं नंबर नहीं देता। इसमें भी हम एक जनरल बात ही करते हैं। लेकिन फ्यू को आप मैनी का टोटली ऑपोजिट कह सकते हो। जैसे मैनी के अंदर मैं मैनी की बात करता हूँ तो उससे मुझे ये तो आइडिया हो जाता है कि काफ़ी सारे लोग, लेकिन मैं ये स्पेसिफाई नहीं करता कि कितने सारे लोग। इसी तरह फ्यू से हमें ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी है, चीज़ की क्वांटिटी लिमिटेड है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितनी थोड़ी है और कितनी लिमिटेड है। तो फ्यू का यही काम है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल देख लूँ तो फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग। जैसे मैंने मैनी के अंदर भी यही एग्जांपल यूज़ किया था कि मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग।
अब मैं यहाँ पे फ्यू की बात कर रहा हूँ, तो फ्यू पीपल अटेंड इन द मीटिंग, देयर आर फ्यू पीपल्स, सॉरी एप्पल्स, फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, पीपल तो बास्केट में नहीं आ सकते, तो देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट के बास्केट में कुछ ही एप्पल रह गए हैं। अब इससे मुझे इतना अंदाज़ा होगा कि एप्पल थोड़े हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितने थोड़े हैं। ये किसी भी चीज़ के स्मॉल नंबर, स्मॉल अमाउंट को रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है। अब अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, सेवरल। तो सेवरल का भी इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ वो क्या हमें कहते हैं। सेवरल रेफर्स टू अ नंबर that is more than a few but not many. It suggests a moderate quantity. ठीक है। अब मैंने इन सब चीज़ों को काफ़ी तरतीब से इसलिए लिखा था कि अगर एक पॉइंट पिछला मैंने आपको समझाया तो उससे आगे आने वाला भी उससे रिलेटेड होगा। अब इसकी एग्जाम्पल, इसके इंट्रोडक्शन में ये चीज़ साफ वाज़ेह मैंने कर दी है कि सेवरल किसी भी क्वांटिटी के उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी किसी भी क्वांटिटी के नहीं, किसी भी चीज़ की उस क्वांटिटी को रेफर करता है जो फ्यू से ज़्यादा हो और मैनी से कम हो। अभी हम फ्यू पीछे पड़ गए हैं कि जब हम फ्यू की बात करते हैं तो हमें ये समझ आ जाती है कि क्वांटिटी थोड़ी है। उससे पहले हमने मैनी की बात की थी कि जब हम मैनी की बात करते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा है। अब सेवरल फ्यू और मैनी के दरमियान की बात करता है। जब मैं सेवरल यूज़ करूँगा तो ना तो मैं बहुत कम की बात कर रहा हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, मैं एक मॉडरेट किस्म की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो सेवरल यूज़ करूँगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि सेवरल फ्यू और मैनी के दरमियान में एक मॉडरेट क्वांटिटी को सजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो नीचे ये देखिए मेंशन भी मैंने किया हुआ कि सेवरल स्टूडेंट्स वॉलंटियर्ड फॉर दी प्रोजेक्ट। ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारे सेवरल स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे। अब ये मैनी नहीं है, मैनी स्टूडेंट्स से ये क्या होगा कि मैनी ये जाहिर करेगा कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा थे। और अगर मैं फ्यू स्टूडेंट्स की बात करता कि फ्यू स्टूडेंट्स वॉलंटियर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, तो स्टूडेंट्स बहुत ही कम होते। लेकिन मैंने सेवरल की बात की कि स्टूडेंट्स एवरेज, जिसे हम एवरेज वैल्यू कहते हैं ना, एवरेज वैल्यू हमें सेवरल देता है। शी बॉट सेवरल आइटम्स फ्रॉम द स्टोर। ठीक है, इसको हम कुछ उर्दू में जैसे कुछ स्टूडेंट्स वॉलंटियर फॉर द प्रोजेक्ट, फ्यू का और थोड़ा सा मायने होता है, सेवरल उससे थोड़े से ऊपर वाली नंबर होता है। ठीक है, और मैनी से नीचे वाला नंबर होता है। तो शी बॉट सेवरल आइटम्स फ्रॉम द स्टोर, तो सेवरल का भी हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि एवरेज क्वांटिटी, मॉडरेट किस्म की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास अगला क्वांटिफायर आता है आइदर। ठीक है, तो आइदर का भी हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमें। आइदर रेफर्स one of two options or possibilities. It is used to indicate a choice between two alternatives. अब आइदर हम नाम से ही और इस इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये हमें ऑप्शंस के बारे में बताता है। किसी एक या दो चीज़ों के दरमियान ऑप्शन देता है हमें, या एक या दो पॉसिबिलिटीज़ के दरमियान हमें ऑप्शन देता है कि या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है, या तुम ये ले सकते हो या तुम वो ले सकते हो, या अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, या तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो या डिसलाइक कर सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है, इट्स योर चॉइस, है ना, इट्स हर चॉइस। तो आइदर भी चॉइस, तो उसकी मैंने नीचे एग्जांपल भी मेंशन की हुई है कि यू कैन चूज आइदर ऑप्शन, तुम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। आइदर वे इट विल बी फाइन, कोई भी रास्ता हो ठीक ही होगा, कोई भी वजह बात ठीक ही होगी। तो मैंने पॉसिबिलिटी बता ली कि तुम कुछ भी करो अंजाम अच्छा ही होगा, ओके होगा, टेंशन नहीं लेनी। तो आइदर हमें ऑप्शन और पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, ऑप्शन और पॉसिबिलिटीज के दरमियान ऑप्शन देता है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ में ध्यान रखनी है कि अगर एक दो हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी उनके दरमियान ऑप्शन के लिए हम आइदर यूज़ करते हैं। तो और उसी के अलावा असल में वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में भी ऑप्शन मेंशन कर दिया ना, तो शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए क्यों मैं दो दफ़ा ऑप्शन बोल देता हूँ। लेकिन मेरे ऑप्शन से मुराद ये है कि दो चीज़ों के दरमियान हमें चुनने के लिए मौका देते हैं कि भैया या तो ये होगा या तो वो होगा, ये चीज़ होती है आइदर के साथ।
पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि या तो अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है या बुरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइदर के बाद इसी का ऑपोजिट आता है भाईजान, नन अदर देन नाइदर। ठीक है, तो नाइदर रेफर्स टू नन ऑफ टू ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़। आइदर रेफर करता था ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ के दरमियान, उनकी तरफ रेफर करता था, ये उनकी तरफ जाता ही नहीं है। ये किसी भी चीज़ की नफ़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द एब्सेंस और रिजेक्शन ऑफ द बोथ अल्टरनेटिव्स। अब इसकी एग्जांपल के अंदर मैंने मेंशन किया कि नाइदर ऑप्शन इज सूटेबल फॉर मी, कि इनमें से कोई भी ऑप्शन, यानी इसको सॉरी ऑल्टरनेटिव कहना ठीक नहीं होगा, मैं इसको ये कह दूँ कि आइदर की नेगेटिव वाली फॉर्म। ठीक है ना, कि अगर आइदर को अंदर हमने थोड़ा सा नहीं का टच भी देना हो ना, ऑप्शन हमें भी हमारे पास वैसे ही हैं, लेकिन ये हमें किसी की तरफ रेफर नहीं करता। आइदर हमें किसी एक ऑप्शन की तरफ रेफर करता था, या तो ये होगा या तो वो होगा, यानी कि एक चीज़ के होने का चांस मस्ट है, एक तो होगी। लेकिन नाइदर ये कहता है कि भाई ना वो होगी ना ये होगी, दोनों ही नहीं होंगी, तुम दोनों जगह से फारिग हो, तुम निकम्मे हो। नाइदर ऑप्शन इज सूटेबल फॉर मी, कि मेरे लिए कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं है, उसके सामने जो भी ऑप्शन आएंगे उसमें से उसके लिए कोई भी अच्छा नहीं, यानी कि चॉइस है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए चॉइस को आप उनमें से कोई चीज़ चूज नहीं कर सकते, उन दोनों चीज़ों की जिनके दरमियान ये चॉइस दे रहा है वो नफ़ी ही करेगा नाइदर। तो इसलिए इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं कि वो हमें किसी एक चीज़ की तरफ लेकर आता था, इधर कि एक चीज़ होगी, नाइदर कहता है नहीं दोनों नहीं होंगी, तो ऑपोजिट, हाँ ऑपोजिट ही हुआ, नाइदर ऑफ देम अटेंडेड द मीटिंग, इनमें से किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की। तो आइदर और नाइदर के अंदर यही फ़र्क था कि आइदर हमें दो ऑप्शंस या किसी भी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है कि एक में से दो पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से एक तो होगी, लेकिन नाइदर कहता है अगर दो है तो दोनों ही नहीं होंगी, तीन है तो तीनों ही नहीं होंगी, यानी कि गंदा बच्चा ही। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास नाइदर के बाद कौन सा आता है? हमारे पास नाइदर के बाद आता है लेस। तो लेस के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सिंपल स्मॉल नंबर और रिड्यूस क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ ये मेंशन करते हैं कि ये सजेस्ट करता है डिक्रीज और कंपैरिजन के बारे में। ठीक है, फ्यू के अंदर मैंने बात की थी कि वो चीज़ों की कमी के बारे में हमें बताता है। लेस और फ्यू में ये फ़र्क है, जब हम लेस की बात करते हैं तो लेस में हम किसी एक चीज़ से कंपेयर करके बताते हैं कि आया कि उस चीज़ के मुकाबले में ये चीज़ थोड़ी है। सिंपल से है, ये समझने की बात है। फ्यू के अंदर हम कंपेयर करके नहीं बताते, क्योंकि जब हमने दुनिया में असूल है, जब भी हमने कोई चीज़ समझानी हो तो हमें रेफरेंस देना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। फिजिक्स के अंदर भी जब हमने डिस्टेंस मालूम करना हो तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जिस रेफरेंस पॉइंट से हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं। लेस का भी यही हिसाब है, जब हमने अगर किसी चीज़ को थोड़ा कहना है तो हमें कोई रेफरेंस चाहिए कि उसके मुकाबले थोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अली का कद 6 फुट है और असलम का कद 5 फुट है। अब असलम का कद छोटा बताने की हमें कोई तो वजह चाहिए, तो हम कहेंगे असलम्स हाइट इज लेस देन अली। मैंने यहाँ पे अली का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं, ही हैज़ लेस एक्सपीरियंस देन हिज कोलीग। उसका एक्सपीरियंस कम है, वो बात तो क्लियर होगी, लेकिन एज ए रेफरेंस उस कोलीग से कम है, हो सकता है किसी और से ज़्यादा हो। आई बात समझ? जिस चीज़ का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ लेस स्पेसिफाई करता है कि उस चीज़ से ही वो कम होगा। आई हैव लेस मनी देन आई थॉट, यानी कि वो बंदा बुरा फंस गया, दुकान पे चला गया, गोलगप्पे खा लिए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो जो सोचा था कि जेब में 500 होंगे तो जेब में 100 रुपये निकले, अब पिटाई होगी। ठीक है, ये हमने लेस ने हमें ये कंडीशन वाज़ेह कर दी कि मेरे पास मेरी सोच से भी कम पैसे हैं। और फ्यू और लेस में यही फ़र्क है कि लेस के अंदर हम कंपैरिजन को देखकर उस चीज़ के मुकाबले में कमी दिखाते हैं कि जिस चीज़ से हमने कंपेयर किया उस चीज़ से ये वैल्यू, ये क्वांटिटी कम है। तो इसी के साथ फिर अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है मोर। ठीक है, मोर बिल्कुल ही लेस का ऑपोजिट है। लेस हमें किसी भी चीज़ की थोड़ी क्वांटिटी के बारे में बताता है, लेकिन कंपेयर करके। इसी तरह मोर हमें किसी भी चीज़ की इंक्रीज और एडिशनल क्वांटिटी के बारे में बताता है, लेकिन लेस ये भी कंपेयर ही करता है। जैसे फ्यू और लेस के दरमियान का आपको फ़र्क बताया, फ्यू कम दिखाएगा,
लेस भी कम दिखाएगा, लेकिन कंपेयर करके बताएगा कि जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ उससे कम है। मोर ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन कंपेयर करके बताएगा कि जिसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो उससे ज़्यादा है। ठीक है, आई नीड मोर टाइम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का रेफरेंस दिया कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, अगर कोई और प्रोजेक्ट दोगे हो सकता है वो मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ। शी हैज़ मोर देन इनफ मनी। देखो भाई, इससे साबित हो चुका है कि जो बॉयज़ हैं वो अनलकी होते हैं, क्योंकि उसने बेचारे ने पिछली चीज़ में देखा था, हमारी पिछली स्लाइड में देखा कि उसके पास उसकी सोच से भी कम पैसे थे, लेकिन यहाँ पर शी के पास उसकी सोच से भी ज़्यादा पैसे हैं। तो ही तो गरीब निकला, ही तो मार खाएगा, लेकिन शी गोलगप्पे खा के पैसे दे के वापस जाएगी। तो मोर ने उनका फ़ायदा कर दिया है। अच्छी बात है, अब हम आगे चलते हैं। हाफ हाफ में भी ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे तो सिंपली आइडिया हो जाएगा कि कोई भी चीज़ हो उसका हाफ उठा लो बस, उसकी 50% क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा। इक्वल पोर्शन, हाँ, होल के इक्वल पोर्शन की हम बात करते हैं तो जारी बात है हाफ हुआ तो इक्वल पोर्शन ही हुआ ना। ही एट हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। जितने भी स्टूडेंट्स हमने हॉल में लिए उनमें से आधे डिफरेंट कंट्री से हैं और आधे उस कंट्री से हैं जहाँ पे वो आए हैं। ठीक हो गया। अगली स्लाइड, लिटल। तो लिटल का भी हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि लिटल भी हमें स्मॉल और मिनिमल अमाउंट के बारे में ही बताता है, और वही इनएडिक्वेंसी और सिक्योरिटी के बारे में बताएगा। देयर इज़ लिटल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, शी हैज़ लिटल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। सॉरी, हाँ, लेकिन लिटल में, लिटल के आपने कॉनोटेशन और डेनोटेशन का पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के, सॉरी, मैट्रिक के अंदर, कि कॉनोटेशन और डेनोटेशन क्या होता है। एक वर्ड क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अब दो तरह के हम उसके मतलब ले सकते हैं, या तो हम उसका एक पॉजिटिव मतलब लें या हम उसका एक नेगेटिव मतलब लें। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को याद आ गया होगा कॉनोटेशन और डेनोटेशन की क्या बात हो रही है, तो मैं फिर भी एक रेफरेंस के ज़रिए उन्हें बता देता हूँ कि हमारे पास एक वर्ड है, क्या आपको एग्जांपल दूँ, देखना, लुक। ठीक है, लुक। अब मैंने वर्ड लुक बोला, लुक का क्या मतलब होगा, देखना। ही इज़ लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा है। लेकिन अगर मैं ये सिंपली लुकिंग की जगह ये बात डाल दूँ, ही इज़ स्टेयरिंग एट, वो मुझे घूर रहा है। अब देखना और घूरना फिजिकली तो दोनों एक जैसे ही हैं, वो उसी तरह देख रहा है, लेकिन कॉनोटेशन में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो पॉजिटिव मीनिंग था लुक, और जो था घूरना वो नेगेटिव सेंस में था। इसी तरह लिटिल का भी यही है। लिटिल में चीज़ तो कम होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है कि वो चीज़ जो कम हुई है ना उसका नुकसान होगा। ठीक है ना, कि वो चीज़ नेगेटिव सेंस में कम है। ही दिस इज देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, शी हैज़ लिटिल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट के बारे में उसे थोड़ी नॉलेज है, जो होनी नहीं चाहिए। बॉटल में थोड़ा पानी होना नहीं चाहिए पर है, और उसको लिटिल नॉलेज होनी नहीं चाहिए, एक बुरी बात है लेकिन है। ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाता है स्कैन, और ये मैंने टेस्ट के अंदर भी इसको मेंशन किया था, तो काफ़ी बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया था, तो वेल डन। जिन्होंने नहीं अच्छा ऑप्शन चूज़ किया उनको भी वेल डन। अब चूज़ करने के आइंदा से क्वान्टिफाई दैट इंडिकेट अ स्मॉल और लिमिटेड अमाउंट, इट सजेस्ट अ स्कैरसिटी और इनसफिशिएंसी। हियर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ हाउ स्कैन कैन बी यूज्ड। सिमिलर वही ऑप्शन, मतलब वही मीनिंग है, थोड़ी क्वांटिटी और को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन स्कैंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी क्वांटिटी वाकई बहुत थोड़ी हो, मतलब फ्यू का सिनोनिम इसको बोल सकते हैं। स्कैंट को फ्यू का सिनोनिम बोल सकते हैं। फ्यू में भी हम एक जनरल ओवरव्यू में जब थोड़ी क्वांटिटी शो करनी है तब यूज़ करते हैं। स्कैंट भी हम अगर फ्यू से भी थोड़ी सी कम क्वांटिटी है तो स्कैंट आ जाएगा। लेकिन स्कैट जनरली तौर पे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इस वजह से पता नहीं होगा। देयर वॉज ओनली अ स्कैंट अमाउंट ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट हिज क्लेम, शी रिसीव्ड स्कैन रिकॉग्निशन फॉर हर हार्ड वर्क। ये वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना अच्छी बात तो ऐसे होता नहीं है, शी को स्कैन रिकॉग्निशन नहीं मिलती। चलो उस चीज़ को छोड़ो। Scant is not commonly used in everyday conversation and is more formal or literary in nature.
इट इज़ ऑफ्टन यूज टू एम्फसाइज द लैक और इनएडिक्वेंसी ऑफ समथिंग। वही बात जो मैंने बताई कि सैंड जो है, सॉरी स्कैन, वो एवरीडे कन्वर्सेशन और नॉर्मली बातचीत में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये सिर्फ वो ऑन द वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इसका रोल होता है, उधर कम यूज़ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जब हमने किसी चीज़ की कमी को थोड़ा सा एम्फसाइज करना होता है ना, कि मैं उसकी कमी पर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, उस वक्त मैं स्कैन यूज़ करूँगा। यानी कि इस चीज़ से हम स्कैन को थोड़ा सा अपर हैंड दे सकते हैं फ्यू से। फ्यू के अंदर मैं थोड़ी चीज़ तो शो करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा फोकस मेरा थोड़ी चीज़ पर नहीं होगा, लेकिन जब मैं उस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज करूँगा तो वो स्कैन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे मतलब स्कैन यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्कैन का भी हमने देख लिया मतलब। उसी के साथ हम जाते जाते अब बस सेल्डम का मतलब भी देख लें कि सेल्डम क्या कहता है। ठीक है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि सेल्डम मीन्स रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली, इट सजेस्ट अ लो फ्रीक्वेंसी और अकरेंस। अ फ्यू, स्कैट, लिटल, इन सब के मीनिंग थोड़े थोड़े हैं, लेकिन सेल्डम भी थोड़ा ही शो करता है, लेकिन किसी और सेंस में थोड़ा शो करता है। ये किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को कम शो करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी एक जगह से किसी एक काम का बार बार होना। जब कोई एक काम रिपीटेडली होता है तो हम फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। अब कोई एक बंदा कहीं जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हो, आप रोज़ाना स्कूल जाते हो, तो वो आपकी स्कूल जर्नी की अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी लूँ, तो उसके अंदर अगर कोई कमी आती है, आपके स्कूल जाने में कोई कमी आएगी, तो या आप बहुत कम स्कूल जाते हो, महीने में 2 चक्कर मारते हो, बंकर हो, कॉलेज बंक करते हो, तो मैं आपके लिए फ्यू नहीं शो लूज़ करूँगा, लिटिल चूज़ नहीं करूँगा, मैं आपके लिए सेल्डम चूज़ करूँगा, क्योंकि मैं आपकी रिपीट होने वाली चीज़ को, रिपीट होने वाले किसी एक्ट को कम दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए सेल्डम यूज़ होगा। अब एग्जांपल में मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ही सेल्डम गोज़ टू द मूवीज़, के वो मूवीज़ देखने बहुत कम जाता है। शी सेल्डम विजिट्स हर रिलेटिव्स, ठीक है, कि वो अपने रिश्तेदारों से बहुत कम ही मिलती है। यानी कि मूवीज़ बंदा देखने जाता रहता है, रिलेटिव से मिलने जाता रहता है, तो ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है। और किसी चीज़ के होने अगर कम चीज़ होगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ी है, तो हम वहाँ सेल्डम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लास्ट हमारी स्लाइड आ चुकी है, प्लेंटी। प्लेंटी यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो प्लेंटी इंडिकेट अ प्लेंटीफुल और अबंडेंट अमाउंट, इट सजेस्ट एन एम्पल क्वांटिटी। अब प्लेंटी में क्या है, अब अगर मैं पीछे आपको मैनी की तरफ याद दहानी कराऊँ कि मैनी में मैंने क्या बोला था कि जब मैं मैनी यूज़ करूँगा तो मैं चीज़ के ज़्यादा होने की तरफ इशारा करता हूँ। लेकिन प्लेंटी यहाँ पर जब किसी चीज़ की एक्सेस ज़्यादा हो जाए, मतलब मुझे जितने की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा अगर मेरे पास चीज़ है ना, तो मैं प्लेंटी बोलूँगा। तो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड एट द बुफेट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू फिनिश दिस टास्क। यानी कि इस टास्क को ख़त्म करने के लिए जितना टाइम हमें चाहिए था, हमारे पास बहुत टाइम पड़ा, उससे ज़्यादा ही टाइम पड़ा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ फूड, इंजॉय द फूड। और वी हैव, यू डू नॉट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। आपको ज़िंदगी में प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं मिलेगा, एक ही मौका मिलेगा और उसी मौके पे आपको चौका मारना है। चौका मार दिया तो कप आपका। तो क्रिकेट की बात हो रही है, उस चीज़ को छोड़ो। अब मैंने काफ़ी टाइम लगा कर ये स्लाइड्स तैयार की थी। मेरा ये इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने टेस्ट में देखा ना कि बच्चे काफ़ी गलतियां करें, उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि एक लेक्चर बीच में क्वांटिफायर्स को तो समझा रही है, तो इन वर्ड के थोड़े से बेसिक यूज़ की तरफ जाऊँ कि अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि मतलब अब आपको फ्यू, लिटल और लेस, इनके यूज़ और इनके मीनिंग में फ़र्क पता चल गया होगा। अब अगर आप किसी स्टेटमेंट में फ्यू, लिटल और लेस ऑप्शन देखोगे, तो आप उसका स्टेटमेंट का जो मेन मकसद है, या स्टेटमेंट कौन सा मीनिंग, किस टाइप का मीनिंग कन्वे करना चाह रही है, उसके मुताबिक एक बेहतर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे लिटिल फिट बैठेगा, लेस फिट बैठेगा या फ्यू फिट बैठेगा। तो अब आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो ठीक, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना टाइम निकाल के ये लेक्चर सुना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आप यूट्यूब पे न्यू है तो हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें। डेली लेक्चर्स आपको वहाँ प्रोवाइड करते हैं, आपको टीचर्स के साथ डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। और इसी के अंदर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी मैंने
कि बहुत जल्द माई स्टडी कैम्प अपना एक एमसीक्यूज पोर्टल लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज हैं। अभी आप पीछे प्लेंटी पढ़ के आए हो, आपको जितने एमसीक्यूज चाहिए आपको उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। वी नॉट हैव मैनी एमसीक्यूज, वी हैव प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज और प्लेंटी ऑफ ऑथेंटिक एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जो वाकई आपको हेल्पफुल देंगे, रिपीटेड एमसीक्यूज, न्यू एमसीक्यूज को सब जो हर तरह के। तो हमारी टीम उस पर काम कर रही है और बहुत मेहनत लग रही है उस पोर्टल को बनाने में। तो आप हमारे साथ इन टच रहें, इंशाल्लाह जैसे वो पोर्टल लॉन्च होगा तो आपको उस हवाले से हम अपडेट करते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बच्चों इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट। अल्लाह हाफ़िज़।